चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लेने जा रहे हैं एक खास मुलाकात। वर्ल्ड मीडिया की टीम उपस्थित है साधना नगर में, और हम जिनसे मुलाकात लेने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि, साहित्यकार एवं वरिष्ठ अभिभाषक कमल गुप्ता जी हैं। कमल गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप एक क्रांतिकारी विचारक हैं और बुलंद स्वरों में पढ़ते हैं आप कविता। देश से प्यार करने वालों को ये मुलाकात काफ़ी अच्छी लगेगी। गुप्ता जी, हम आपसे पहला सवाल करना जा रहे हैं कि देश में जो आतंकवाद बढ़ रहा है बड़े लंबे समय से, कश्मीर अराजकता की आग में जल रहा है, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, आतंकवाद की जो मूल जड़ है उस पर आपको ध्यान देना होगा। जब से दुनिया बनी है, शुरुआत तो बहुत छोटे से हुई होगी, लेकिन शने शने जब उनमें बढ़ते गए तो चौधराहट के झगड़े बनते गए। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा वजूद कायम हो, चाहे वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी भी आधार पर उसका वजूद बना रहे और उसकी ही चौधराहट चलती रहे। इस भावना को लेकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके जब वैमनस्य पैदा होता है और एक दूसरे से नफरत पैदा होती है, तब आतंकवाद पैदा होता है। मैंने इस पर एक शेर लिखा है, आप गौर करेंगे। सल्तनतों की हदबंदी, मजहब के सवाल। क्या बात? सल्तनतों की हदबंदी, मजहब के सवाल, जाति की जंजीरें, जुबा के फिसाद, कब समझेंगे लोग, क्या दुनिया मिट जाने के बाद? क्या बात? ये आतंकवाद की जड़ है। धर्म के नाम पर, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म को लेकर, कोई धर्म किसी में वैमनस्य नहीं सिखाता है, लेकिन हमारे धर्म का वजूद और दूसरा मिट जाए, उसको हम मिटा दें। इस भावना से खिलवाड़ करके लोग जुनूनी बनाते हैं और वो फिदाइन बन के आतंकवाद की में चले जाते हैं। वो समझते ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। उनको कह दिया जाता है कि देखो, आप लड़ोगे तो शहीद कहलाओगे, धर्म के नाम पे लड़ोगे, जाति के नाम पे लड़ोगे, भाषा के नाम पे लड़ोगे, हमारा वजूद होगा, हमारे लोग रहेंगे, दूसरे लोग तुम्हें मार देंगे। ये बहकाने और डराने की बात है। भोले भाले आदिवासियों को लोग भड़का देते हैं, जो नक्सलाइट बनते हैं, वो भी आतंकवादी हैं, नक्सलाइट। उनको कह देते हैं जल जमीन जंगल तुम्हारे हैं, दूसरे लोग कब्जा किए जा रहे हैं। अरे तुम्हारे जल जमीन जंगल नहीं, सारी दुनिया कायनात तुम्हारी है। मेरी धरती मेरा प्यार है, जन्मा इसमें मेरा अधिकार है। जल जमीन जंगल मेरे, मेरी सारी बगिया है, गांव शहर देश मेरा, मेरी सारी दुनिया है। ये क्यों नहीं समझाते उन लोगों को? उन लोगों को नया पाठ पढ़ा देते हैं कि तुम्हारे जंगल पे दूसरे आ गए, तुम्हारे पानी पे दूसरे का अधिकार है, वो का कब्जा कर रहे हैं। ये आतंकवाद के मूल में है। इस भावना से जब तक हटकर विश्व बंधुत्व की भावना नहीं आएगी, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इंसान, जो दूसरा इंसान है वो मेरा भाई है, कहीं कालांतर में कहीं ना कहीं हमारे पुरखे एक माता पिता रहे होंगे, हम उनकी संतान हैं, हम इंसान हैं, हमको इंसानियत के तरीके से जीना चाहिए, सबको बंधुत्व का भाव होना चाहिए। सिर्फ आतंकवाद का एक ही हल है कि आम आदमी में विश्व बंधुत्व की भावना पैदा हो। सारे विश्व के भाई बंधु मेरे हैं, माता पिता मेरे, मेरे सारे रिश्तेदार हैं, अपने पराये अनजाने मेरे, मेरे सारे नातेदार हैं, जन्मा इसमें मेरा विश्व बंधुत्व का अधिकार है। जब तक आप विश्व बंधुत्व की बात नहीं लाओगे, आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है। मैं आतंकवादियों के लिए बात कहता हूं कि वो छुप के वार करते हैं, वो छुप के वार करते हैं, छुपा के हथियार रखते हैं। अजब मजहबी है वो, दहशतगर्दी के लिए जिहादी तैयार करते हैं। अजब मजहबी है वो, दहशतगर्दी के लिए जिहादी तैयार करते हैं। ये आतंकवाद की जड़ों में आपको ये प्रेम का जब तक पाठ नहीं पढ़ाएंगे, भावना इंसानियत की नहीं लाएंगे, जब तक ये आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाने का काम ये चौधराहट करने वाले लोग, कि जो हमारी सत्ता कायम हो जाए। कितने फिरके हो गए हैं, कोई सा भी धर्म ले लीजिए, फिरके फिरके में बट गया है ये धर्म। और भाषा, कितनी भाषा है, हर 12 किलोमीटर पे भाषा बदल जा रही। किस किस से किस किस को लड़वाओगे? इसको बंद करना पड़ेगा और प्रेम और सद्भाव का वातावरण आपको
स्थापित करना पड़ेगा, जब ये आतंकवाद खत्म होगा। विश्व बंधु संगठन के आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस संगठन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने इन जो फिरका परस्ती में जो लोग बटे हुए हैं, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र के आधार पर एक दूसरे में जो लोग भेद करते हैं, इस भेद को मिटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व बंधु परिवार की स्थापना हमारे अंतर्राष्ट्रीय संयोजक, जो केंद्रीय समिति के संयोजक हैं, आदरणीय प्रकाश शर्मा जी मुंबई, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। वो इसके संयोजक हैं केंद्रीय संगठन के। मैं उसका अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पंडित योगेंद्र नाथ मिश्र जी हैं, जो इलाहाबाद में हैं और भारत सरकार से रिटायर्ड संस्कृति विभाग के नॉर्थ ईस्ट के वो अधिकारी रहे हैं, वो हमारे अध्यक्ष हैं। राजेश पुनिया जी इसके हरियाणा से जो महामंत्री हैं। मध्य प्रदेश की इकाई के जो अध्यक्ष हैं अरुण वर्मा जी धार के हैं, वे हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के। और सने सने हमारा संगठन धीमी गति से ही सही, लेकिन अच्छे लोगों को लेकर ये संगठन पूरे देश में और दुनिया के हर देश के अंदर इसकी स्थापना का कार्य चल रहा है। विदेशों में भी हमारे सदस्य हैं। हम इस संगठन को खड़ा करके यही संदेश देना चाहते हैं कि मानव इंसानियत के साथ जिए और एक दूसरे से प्रेम करें। इसका एक ही नारा है कि हम सब आपस में भाई हैं, बंधु हैं, हमारा कोई बैरी नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम सब एक हैं। इस भावना को लेकर काम हो रहा है। अभी आने वाले समय में इसका इंदौर में राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। ये कोरोना की वजह से भी बीच में रखने का तय किया गया था, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो सम्मेलन नहीं हो सका। निकट भविष्य में जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, इंदौर में ही राष्ट्रीय सम्मेलन इसका होने जा रहा है और इसकी हर जगह ब्रांच गांव-गांव तक और दुनिया के हर कोने तक हम इसकी शाखाएं खोलेंगे और विश्व बंधुत्व के लिए हमारा जीवन हमने अपना समर्पित किया हुआ है। इसके लिए हम कार्य करेंगे और हम हमारे हर सदस्य अपने नाम के आगे विश्व बंधु लगाता है। अगर मेरा नाम कमल गुप्ता है तो मेरे आगे विश्व बंधु कमल गुप्ता इसलिए लगता है कि हम सब विश्व बंधु बिरादरी के सदस्य हैं। आपके संगठन का, आपके विचारों का हम लोग स्वागत करते हैं। एक सवाल और कमल गुप्ता जी हम आपसे करने जा रहे हैं। पूरे भारत में जो युवा पीढ़ी है और अधिकांश लोग नशे व्यसन के आदी हो गए हैं, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? भाई देखिए, सरकार को सुझाव देने का तो प्रश्न ही नहीं आता है, क्योंकि सरकार के रेवेन्यू का सबसे बड़ा आधार ही नशा है। जितनी शराब में उनको एक्साइज मिलता है, उतना उनको किसी और धंधे में मिलता नहीं, किसी और कारोबार में मिलता नहीं, किसी और टैक्स में मिलता नहीं। आबकारी से जो उनकी कमाई है वो बंद कर नहीं सकते। अभी आपने कोरोना में देखा होगा कि दुकानें 8 बजे बंद हो जाए, लेकिन शराब की दुकान 11 बजे तक चलती रहे। तो ये नशाखोरी तो सरकार तो बंद करने वाली नहीं है। और नशाखोरी के बारे में जो लोगों के धारणा है वो बहुत बड़ी गलत धारणा है। लोग समझते हैं कि नशा इन वस्तुओं के अंदर भरा हुआ है। वास्तव में नशा वस्तुओं में नहीं भरा है, नशा हमारे शरीर में भरा हुआ है। अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो युवा पीढ़ी को आपको बताना होगा कि जो मजा अर्ध चेतनता में नहीं है वो पूर्ण चेतनता में है। नशे के 4 ही स्तर हैं: होश, मदहोश, बेहोश और खामोश। अगर खामोशी की ओर जाना है तो नशा करना, लेकिन इस चीज़ को लोग गलत तरीके से लेते हैं। एक मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है कि न्यूनतम मात्रा में लिया गया जहर औषधि हो सकता है और अधिकतम मात्रा में ली गई औषधि जहर हो सकती है। नशा कुदरतन होना चाहिए। मैंने अभी हाल कहीं एक राजनीतिक बात चली थी तो वनस्पति चीज़ों के नशे पर मैंने कहा सरकार बैंड लगाती है, सरकार भांग गांजे पे बैंड लगाती है, लेकिन शराब बिकवाती है। कुदरत ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो उसकी कोई चीज़ें हैं, उसकी उपयोगिता है और उनकी मात्राएं हैं, उनका तरीका है। नशा करना कोई ज़रूरी नहीं है। जो मज़ा अर्ध चेतनता में है या बेहोशी में तो आ ही नहीं सकता है, वो पूर्ण चेतनता में आना चाहिए। व्यक्ति को चेतन रहना चाहिए। ऐसा कोई नशा नहीं करना चाहिए नौजवान पीढ़ी ने जो शरीर को खराब करता हो, उसके जीवन को खराब करता हो। पैसा, प्रतिष्ठा, शरीर सब नष्ट हो जाता है नशे में। और युवा पीढ़ी के पास बेरोजगारी है। जो आदमी काम नहीं करता है उसके पास फालतू इंसान को क्या मिलता है, बोले नशा करके पड़े हो जाओ। तो आज उनको काम मिले, रोजगार मिले और युवा पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी नशे से दूर हो। नशा कोई ज़रूरी नहीं है। जो मज़ा आप चाहो अपने सामान्य जीवन में भी जी सकते हो। और इसको करने के लिए
आप अपने शरीर को, अपने पैसे को, अपनी प्रतिष्ठा को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो युवा पीढ़ी को काम धंधा मिले तो वो इन चीज़ों से दूर होगा। सरकार को काम बेरोजगार की ओर ध्यान देना चाहिए। आपकी उम्र कितनी है इस समय? मेरी उम्र इस वक्त 65 ईयर है। ये आपके अच्छे स्वास्थ्य का क्या राज है? आप कभी नशा करा आपने क्या? नहीं, देखिए, मैं किसी भी नशे से अनभिज्ञ नहीं हूँ और मैंने नशे पे भी बहुत आर्टिकल लिखे हैं और प्रैक्टिकल करके भी देखा है। ऐसा कोई नशा नहीं है जो यहाँ उपलब्ध हो और मैंने नहीं किया हो। लेकिन मैंने नशा करने के लिए नशा नहीं किया है, उसको समझने के लिए किया है। मैंने रिसर्च किया है, मेरा 40-45 साल का रिसर्च है और बहुत जल्द कभी मौका मिला तो नशा नाम से मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हो रही है। उसका ये हेडिंग, उसी का यहीं से शुरुआत है। होश, मदहोश और बेहोश और खामोश से शुरू किया है मैंने और इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। और मेरा दावा है कि अगर कोई उसको पढ़ेगा या मेरी जो नशा मुक्ति में जो क्लासेस मोटिवेशन में जाता हूँ और 40 मिनट का मेरा लेक्चर वो सुनते हैं तो हो सकता है कि जो मेरा लेक्चर सुने वो नशा नहीं करें। एक सवाल आपसे, और हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि अच्छा वकील बनने के लिए आप वरिष्ठ अभिभाषक हैं, किन किन बातों की ज़रूरत होती है? देखिए, वो आजकल वकालत के अंदर बहुत सारी नौजवान लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। कारण क्या है कि सरकार की कोई नौकरी तो मिलती नहीं है। अब पढ़ना लिखना तो सुलभ है ही, तो व्यक्ति बीकॉम करता है, BA LLB कर लेता है, MCOM MA LLB कर लेता है और वकालत के पैसे में आता है। बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ए सोशल स्टेटस रिक्वायर ए नोबल प्रोफेशन। एक अच्छे सामाजिक स्तर के लिए एक अच्छा सामाजिक व्यवसाय होना चाहिए और वकालत एक बहुत अच्छा नोबल और एक अच्छा सामाजिक व्यवसाय है। इसके माध्यम से हम किन्हीं लोगों की मदद कर पाते हैं। अभिभाषक के व्यवसाय में सबसे बड़ा सुकून इस बात का मिलता है कि हम किसी की मदद करते हैं और वो पीड़ित पक्ष होता है जिसकी हम मदद करते हैं। जब बीमार होता है व्यक्ति तो डॉक्टर उसको भगवान नजर आता है। ऐसे ही जब व्यक्ति परेशान नजर होता है और कहीं किसी बात से वो व्यथित होता है तो उसकी मदद करने वाला भी उसकी निगाह में भगवान जैसा ही होता है। तो जिस श्रद्धा से पक्षकार आपको करता है वकील नियुक्त, उसी शिद्दत से आपको काम करना होता है। हम अपने सारे एफर्ट्स लगाकर हमारे पक्षकार की मदद करने की चेष्टा करते हैं। अब जैसा कि आपने पूछा कि वकालत के लिए क्या आवश्यक है, वकालत के लिए सबसे जरूरी काम है पढ़ना जरूरी है। जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम किसी बारे में जान नहीं पाएंगे। कोई भी कानून है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। कोई भी कानून है, यदि उसके संबंध में आपने कोई प्रकरण लिया है तो आपको उसके एक्ट की पूरी स्टडी करना होगी और स्टडी भी इस स्तर तक करना होगी कि आपको हर समय अपडेट रहना होगा कि क्या आज की तारीख में कानून में बदलाव हो चुके हैं या कानून के क्या सिद्धांत आज की तारीख में प्रतिपादित हैं। तो आपको एक्ट से जानकारी होना चाहिए, वो आपको पढ़ना है कानून। फिर जो पक्षकार है उसका क्या प्रकरण है, उसकी आपको पूरी फाइल की स्टडी करना है और उसका प्रोसीजर क्या है। लोग कहते हैं कि बहुत कठिन काम है, ऐसा कोई कठिन काम नहीं है। वकालत का काम भी इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अगर आप में क्षमता है और आप पूरे मनोयोग से उसका व्यवसाय करते हैं तो मैं इनको 3 शब्दों के अंदर वकालत के व्यवसाय को एक्सप्लेन कर सकता हूं, जो किसी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर ने कभी किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया होगा। मैं 3 शब्दों में वकालत के व्यवसाय को एक्सप्लेन करता हूं। एक्ट, टैक्ट और फैक्ट। एक्ट लिखा है किताब में कानून की, फैक्ट लिखा है क्लाइंट की फाइल में, टैक्ट यानी प्रोसीजर कौन सा चलेगा, सिविल प्रोसीजर कोड चलेगा कि क्रिमिनल प्रोसीजर। कुल दो ही कोड इंडिया में चलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर। तो आपको वो प्रोसीजर आना चाहिए। एक्ट, फैक्ट और टैक्ट 3 काम कर ले तो आप वकालत कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज और बहुत जरूरी है, जो बातें आप पढ़ते हैं उसका लेखन भी आपका सुंदर होना चाहिए। लेखनी साफ, स्पष्ट, शुद्ध और समझ में आने योग्य होना चाहिए। जब तक आपका लेखन अच्छा नहीं होगा, आपकी बात, आपकी पिटीशन को
कोई भी जज जो पढ़ेगा, जब तक उसके जहन में अच्छा नहीं लिखा होगा वो उतरेगा नहीं। जब आप अपनी बात से, कन्विंसिंग और प्लीडिंग से आप अपनी बात जब तक न्यायाधीश को नहीं समझाएंगे, आपकी बात समझ में नहीं आएगी, जब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, एक अच्छे वकील को एक अच्छा वक्ता होना बहुत जरूरी है। डिबेटर होना चाहिए। वो पक्ष में बोलेगा तो क्या बोलेगा, विपक्ष में बोलेगा तो क्या बोलेगा। और जिस व्यक्ति को वकालत के व्यवसाय में आना चाहता हो, उसको डिबेटर तो होना ही चाहिए। वो अपनी बात चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो प्रतिपादित कर सके, और कानून के दायरे में। उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी भाषा शैली बहुत अच्छी होना चाहिए, उसका विषय पर पूरी पकड़ होना चाहिए। ये बहुत जरूरी काम है। अब दिक्कत आजकल क्या आ रही है कि हम ये सब चीजें भी हासिल कर लेते हैं, हम बहुत काबिल वकील भी बन सकते हैं, हम में काबिलियत भी है, लेकिन काबिलियत कब दिखाएंगे, जब काम आएगा। आज जितने भी वकील बनकर आ रहे हैं ये इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं कि हमें काम कैसे मिलेगा। लोग गलत तरीके से, दलालों के माध्यम से या किसी मध्यस्थ के माध्यम से काम चाहते हैं, ये गलत तरीका है। काम जब मिलेगा जब आपका पब्लिक रिलेशन होगा। आज के दौर के अंदर एक पब्लिक रिलेशनशिप, पीआरशिप जुड़ गई है। जब तक आपके लोगों से संबंध नहीं बनेंगे, जब तक लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई निकट का रिश्तेदार भी आपको कोई मुकदमा नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको पब्लिक के बीच में रहना पड़ेगा। एक अभिभाषक जो होता है वो पब्लिक फिगर होता है, पब्लिक के बीच में रहता है, लोगों से जीवित कांटेक्ट होते हैं। जब लोगों के सुख दुख के अंदर वो खड़ा होता है, तो जब वो सामने होता है तो जो जिसको तकलीफ होती है, जिसको जरूरत होती है, वो उसके सामने जो भी वकील दिखाई देता है, जिस पर उसको विश्वास होता है, उसका कॉन्फिडेंस आता है, वो कर लेता है। फिर जब वकील बहुत बड़ा काबिल और स्थापित हो जाता है, फिर रिश्तेदार रिकमेंड करते हैं। मुकदमा रिश्तेदार भी शुरू में नहीं देता है, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं वो लोग आपको मुकदमा देते हैं। इसलिए वकील का, एक अभिभाषक का पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसका एक अच्छा वक्ता होना बहुत जरूरी है। उसको पढ़ने की आदत होना चाहिए। मैं किताबों के बारे में हमेशा कहता हूं ये बात कि चिराग की रोशनी रात भर की और किताब की रोशनी उम्र भर की। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सुबह शाम पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, जब तक आप फाइल पढ़ेंगे नहीं, लेखन आपका होना चाहिए। आजकल कंप्यूटर का युग आ गया है, लैपटॉप में फिट कर दिया, आपने नाम पते बदले, पिटीशन बना दी, फिर रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। आपको मैनुअल भी अध्ययन करना पड़ेगा, मैनुअल भी लिखना पड़ेगा, अच्छी भाषा में लिखना पड़ेगा, आपकी बात समझ में आ जाए ऐसा लेखन होना चाहिए। तो एक वक्ता होना, पब्लिक रिलेशनशिप होना, कानून का अध्ययन होना, फाइल की स्टडी की जाना, और उसका अच्छे तरीके से उसको प्रोसीजर के साथ में नियमबद्ध तरीके से जब आप करेंगे, एक अच्छे काबिल वकील बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो काबिल वकील बनेगा। इन सब चीज़ों को अगर वो अडॉप्ट करता है और इसमें दिशा में काम करता है तो एक अच्छा काबिल बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। माँ सरस्वती के सपूतों में एक नाम होता है अभिभाषक का भी, और जो माँ सरस्वती की सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उनको प्रतिफल अच्छे प्राप्त होते हैं। अध्ययन, चिंतन, मनन, आत्मसात करने की एक प्रवृत्ति होना चाहिए। ये कमल गुप्ता जी की भाव भूमिका है उद्बोधन की। हम आपसे जानना चाह रहे थे, कितने साल हो गए आपको विधि में, अभिभाषक में? 38 साल मेरे वकालत के हो गए हैं। 38 साल से आप हैं वरिष्ठ अभिभाषक। ये विधि क्षेत्र में आपके गुरु कौन रहे? मेरे गुरु रहे वरिष्ठ अभिभाषक श्री एस.एल. उकास साहब। क्या बताना चाहेंगे गुरु के सम्मान में, क्या कहना चाहेंगे? गुरु के सम्मान में तो मैं क्या कहूँ, ये मेरे पास शब्द ही नहीं है। उनके बारे में कहना मतलब सूरज को दीपक दिखाना है। मेरे गुरु, मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरु मुझे इतने अच्छे मिले हैं, और गुरु के बारे में मेरी धारणा जो है कि जो श्रद्धा के साथ में जिसे गुरु मानता है और उनके पदचिन्हों पे चलता है, तो उसके बारे में शास्त्रों ने भी कहा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर जिस पर गुरु की कृपा हो तो मोक्ष तक पा सकता है। तो फिर अच्छे गुरु मिल जाए और उनके प्रति आपकी आस्था हो तो आपका कैसे
भी कल्याण नहीं हो सकता है। हमेशा आपका कल्याण होगा, पर आपको उन पर विश्वास करके उनके बताए हुए चलना पड़ता है। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे गुरु श्री एस.एन. उकास साहब रहे, जिनका जन्म पचमढ़ी में 6 नवंबर 1931 को हुआ था, और उन्होंने वह अपने ही बलबूते पर वकालत के व्यवसाय में आए, और उनके भी परिवार में कोई वकील नहीं था। उन्होंने यहाँ आए और सदैव लक्ष्मी शंकर जी शुक्ला साहब के वो जूनियर रहे। उसके बाद वे इंडिपेंडेंट हुए, और मेरे जैसे आज की तारीख में उनके 400-500 शिष्य हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में वकालत कर रहे हैं, न्यायपालिका में जज के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। मुझे मेरे गुरु का करीब 31 वर्ष तक सानिध्य मिला है। मैंने उनके पास जूनियरशिप की, और मेरे गुरु का कहना था कि अच्छा जूनियर वही होता है जो साल 1.5 साल के अंदर वकालत सीख कर अपना इंडिपेंडेंट काम किए। मैंने भी उनके यहाँ बहुत अल्प समय उनके ऑफिस में काम किया, लेकिन उनका इतना स्नेह था कि उन्होंने वकालत के क्षेत्र में मुझे अपने पास ही बिठाया इंडिपेंडेंट होने के बावजूद। और जितने वो बड़े कर्मयोगी थे, वे, मैं सोचता हूँ कि इंदौर के मैं जितने मैंने उनकी कोई मिसाल नहीं दे सकता हूँ, कितने बढ़िया और इतने बढ़िया वकील थे। हर मुकदमे को फौजदारी, दीवानी, रेवेन्यू, कोऑपरेटिव, लेबर, हर क्षेत्र में उनकी पकड़ थी, और उनकी वजह से ही मुझे मल्टीपर्पज़ काम सीखने का मौका मिला, और मुझे उन्होंने भरपूर मौका दिया। मेरे गुरु का यही कहना था कि मैं जो भी मेरा जूनियर है उसे मैं पानी में फेंक देता हूँ, कानून के सागर में फेंक देता हूँ। अगर वो तैर के निकल सकता है तो निकल जाएगा, वरना वो डूबने लायक ही था। तो अच्छे काम करने के मौका देने वाले ऑफिसों में से एक एस.एन. उकास साहब का ऑफिस था। मुझे पहले दिन से काम करने का मौका मिला, हर तरीके के काम किए, और हिंदुस्तान के हर कोने में उन्होंने मुझे भेजा। इंडिपेंडेंट हो गया उसके बावजूद भी भेजा। जहाँ इतना विश्वास किया कि जहाँ उनको जाने का समय नहीं होता था, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि मेरा जूनियर है कमल गुप्ता, इसको ले जाओ, ये तुम्हारा काम कर देगा। ये विश्वास गुरु का था मुझ पर, और गुरु के साथ मैंने काम किया। वे समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम है इंदौर में। आज दृष्टिहीनों के अंदर दृष्टिहीन उनको भगवान की तरह पूछते हैं, चाहे वो महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ हो, वहाँ की बच्चों के लिए काम किया हो, और उनकी प्रेरणा से आज इंदौर में 4 दृष्टिहीन विद्यालय हैं, उनमें से 3 में मैं कार्य कर रहा हूँ। ये मेरे गुरु की प्रेरणा है, और आज उनका परिवार उकास परिवार के नाम से अभिभाषकों के बीच में व्याप्त है, और सब ख्यातिमान एडवोकेट्स हैं उनके, जिन लोगों ने काम किया है, और अब तो उनकी 4th-5वीं पीढ़ी तक वकालत के अंदर आ गई है। उनके बेटे पोते सब वकालत में आ गए हैं। मेरे उनके शिष्यों के शिष्य वकालत में है। एक बहुत बड़ा परिवार उकास साहब का यहाँ खड़ा है इंदौर के अंदर, और पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। और गुरु बहुत शानदार गुरु थे। अपने शिष्यों को बच्चों की तरह उन्होंने रखा है, और शिष्यों के परिवार को भी अपने परिवार की तरह रहा है। मेरा बेटा भी उनको दादाजी कहकर ही बुलाता है। ऐसे हर जूनियर के लोग, जूनियर के बच्चे, परिवार, पत्नी, सब लोग उनको इस सम्मान के साथ कहते हैं। हम उनको स्नेह से भैया कहते थे। तो उकास साहब सबके भैया हैं, और सभी लोग उनको बहुत अच्छे से काम करते हैं। आज इंदौर में उनके नाम पर, उकास साहब के नाम पर एक लाइब्रेरी बनी हुई है इंदौर जिला न्यायालय में, एक स्टडी सेंटर सभागृह बना हुआ है, एक डिस्पेंसरी उनके यहाँ बनी हुई है। इंदौर में किला मैदान ब्लाइंड स्कूल में उकास उद्यान है, महेश दृष्टिहीन में उकास सुगंध वाटिका का निर्माण हो रहा है। उनके बहुत सारे कार्य हैं। वे अपने व्यवसाय के साथ में सामाजिक भी कार्य करते रहे, और लोगों को अच्छी शिक्षा देकर उन्होंने पैरों पर खड़ा किया है। आज इंदौर में मैं कह सकता हूँ कि 400-500 परिवार में अगर चूल्हा जल रहा है तो उसमें उकास साहब की शिक्षा का बड़ा योगदान है, और उनके बारे में इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं उनसे कभी उऋण हो ही नहीं सकता हूँ। मेरे पे तो उन्होंने वो कृपा दी है कि मैं उससे व्यक्त करना भी मेरे लिए संभव नहीं है, शब्द ही नहीं है। मुझे उन्होंने बहुत स्नेह के साथ में वकालत के अंदर काम किया। इंदौर अभिभाषक संघ का जब मेरी 10 साल की प्रैक्टिस थी, 10-12 साल की, जब मुझे उनके आशीर्वाद से इंदौर अभिभाषक संघ का अध्यक्ष बनाया गया, और आज भी अभिभाषकों के बीच में जो मान सम्मान है सब उकास साहब की देन है, और उन्होंने जो काम सिखाया है वही सीख कर मैं आगे बढ़ा हूँ आज तक। बहुत अच्छी जानकारी आपने गुरु जी के बारे में दी, और उकास जी को कोई नहीं, ऐसा कौन नहीं जानता।
बहुत सिद्ध प्रसिद्ध अभिभाषक, वरिष्ठ समाज सेवी, उनको हम श्रद्धांजलि आज के इंटरव्यू में देना चाहेंगे। महाकवि नीरज जी ने कहा है, कफन चढ़ा तो किस लिए, नज़र क्यों डबडबा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी ही बात है, किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। कमल गुप्ता जी एक बहुत अच्छे कवि भी हैं। हम देश विदेश में जो इस साक्षात्कार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको कहना चाहेंगे कि इस अच्छे साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित है। इंटरव्यू जारी है, साक्षात्कार जारी है। हम आपसे एक कविता सुनना चाहेंगे, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत। कमल गुप्ता जी, आपका स्वागत है कमल गुप्ता जी आपका। आप एक वरिष्ठ कवि हैं, एक रचना आपसे आमंत्रित है, एक रचना सुनाकर सबको अनुग्रहित करें। हम स्वागत करते हैं आपका। अभी स्वाधीनता दिवस आ रहा है सामने, और बहुत सारे हमारे देशभक्तों की कुर्बानी का परिणाम है। कविताएं बहुत बड़ी बड़ी भी होती है, और आजकल नया दौर आ गया है कि क्षणिकाओं का दौर हो गया है। क्या बात। तो कुछ आपने जब जिक्र किया है तो कुछ मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ मुझे वर दे, मेरे भावों को शब्द दे, स्वर दे। हमारे देश में जो आज़ादी मिली है बहुत मुश्किल से मिली है। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने मौत को गले लगाया है। मैं उनको समर्पित 2 लाइन करना चाहूँगा। स्वागत। जो अंगारों से खेला करते हैं वो आतिश फिजाओं में मशला करते हैं। क्या बात। जो अंगारों से खेला करते हैं वो आतिश फिजाओं में मशला करते हैं। जो सर पे कफन बांधे रहा करते हैं, जंग में बारूद की तरह दहला करते हैं। बहुत। ये मेरा शहीदों को विनम्र समर्पित है, जो हमारे देश के हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। यहीं हम साक्षात्कार को विराम दे रहे हैं कवि नीरज जी की पंक्तियों के साथ। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से रसधार निकल सकती है, एक कवि तो अपनी पर आ जाए तो दुनिया की तस्वीर बदल सकती है, दुनिया की तस्वीर बदल सकती है।